पिता के गुजर जाने के बाद माँ ने अपना जिस्म बेचना शुरू कर दिया। जब मैं उन्हें रोकती तो कहती कि यह सब तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए कर रही हूँ। धीरे धीरे मुझे माँ से नफरत होने लगी और मैं उनके मरने की प्रार्थनाएं करने लगी। एक दिन हादसे में माँ की मौत हो गई। मैंने मन ही मन अंतिम संस्कार नहीं करूँगी, इसे किसी गड्ढे में फेंक दूंगी। लेकिन तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। माँ के शरीर से तेज चंदन और फूलों की सुगंध फैलने लगी और अचानक आर्मी के लोग हमारे घर आए और माँ की लाश को अपने अपने हाथ उठाकर सलाम किया। उस वक्त मैं सिर्फ 6.5 साल की थी जब पिता का निधन हुआ। उसकी लाश घर पर पड़ी थी। माँ और मैं रो रो कर बेहाल थे। रिश्तेदार सब इकट्ठा हुए और फिर पिता को लेकर चले गए। पिता के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। जो चाचा पहले बहुत मुझे प्यार करते थे, अब हमें देखकर रास्ता बदल लेते। जब किसी ने हमारी मदद नहीं की तो माँ ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह जाती और रात को थकी हारी लौट आती। इतनी मेहनत उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं की थी। रात आते ही सो जाती, होश तक नहीं रहता। चाची मिलने आती तो हौसला देने की बजाय ताने मारती कि बुरे वक्त के लिए कुछ बचा कर क्यों नहीं रखा। माँ दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मैंने एक दिन सुना कि चाची चाचा कह रहे थे, पहले तो यह औरत अपने पति को खा गई, अब पता नहीं सारा दिन कहाँ गायब रहती है। चाचा बोली, हमें इससे क्या लेना देना, जो चाहे करे। लेकिन माँ को बस मेरी फिक्र रहती कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं और अपने भविष्य को अच्छा करूं। चाची के तानों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। वह कहती कि अगर हम ना होते तो तुम सड़कों पर भीख मांगती और माँ को बदचलन कहकर अपमानित करती। माँ ने मुझसे कहा था कि किसी की बात का जवाब मत देना, हमेशा चुप रहना। तब मैं मैट्रिक में थी। कुछ दिनों बाद माँ ने देखा कि माँ में बदलाव आने लगा। जो माँ सुबह से शाम तक मेहनत करके मेरी पढ़ाई और खाने का खर्च मुश्किल से उठाती, अब उनके पास बहुत पैसा आने लगा था। वह नए कपड़े नए जूते पहनती और हल्का फुल्का मेकअप करके जवान लड़की जैसी तैयार होने लगी। अब वह काम पर कुछ ही घंटों के लिए जाती और फिर वापस आ जाती। सारा दिन खुद को संवारने में बिजी रहती। जब मैं पूछती तो कहती, यह नए कपड़े और जूते फैक्ट्री की मालकिन ने दिए हैं। एक दिन मैं स्कूल से घर लौटी तो देखा हमारे घर में एक अमीर और धनिक अंदाज की औरत बैठी थी। उसने अजीब सा कपड़ा पहना हुआ था और माँ उनसे हंसते हुए बातें कर रही थी। माँ ने कहा, ये है नंदू बाई, इनसे मिलो। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि माँ ने पहले कभी किसी को इस तरह बाई कहकर नहीं बुलाया था। उस औरत ने मुझे देखकर कहा, यही है तुम्हारी बेटी, बहुत मासूम लगती। मैंने हल्के से सर की नमस्ते की और अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद करते हुए मैंने सुना माँ उनसे कह रही थी, काम की बात कर लेती हूँ, जैसे तय हुआ था वक्त पर आ जाया करो। मैं सोचने लगी, यह कैसा काम। कुछ दिन बाद एक शाम को माँ ने हाथों में मेहंदी लगाई हुई थी। मैंने पूछा तो बोली, फैक्ट्री में किसी की शादी है, बस यूं ही लगा ली। उनके चेहरे पर अलग चमक थी। पहली बार लगा कि माँ अब खुद को सजने संवारने में लगी हैं, जैसे कोई नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। एक दिन छुट्टी पर माँ ने मुझसे कहा, बेटा जरा मोहल्ले से दही ले आओ, मैं नहा रही हूँ। जब मैं लौटी तो देखा माँ आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक लगा रही थी। उनके खुले बाल और मेकअप से चमकता चेहरा देखकर मैं चौंक गई। मैंने पूछा, माँ कहाँ जा रही हैं? तो बोली, बस एक सहेली के घर फंक्शन है। मुझे अजीब लगा क्योंकि माँ कभी ऐसे फंक्शन में नहीं जाती थी। फिर एक दिन फैक्ट्री की एक औरत हमारे गली से गुजरी। उसने मुझे देखकर पूछा, तुम्हारी माँ कैसी हैं? अब तो फैक्ट्री भी कम ही जाती होंगी। मैंने कहा, जी ठीक है। वह बोली, अच्छा है, शायद अब कोई और काम शुरू कर लिया होगा। फैक्ट्री जैसा माहौल कहाँ। मैं चुप रही, लेकिन मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। चाची ने भी एक दिन ताना मार दिया, तुम्हारी माँ को तो अब हमसे बात करने का भी फुर्सत नहीं रहती। जेवर कपड़े सब कुछ बदल गया। भगवान भला करें। मैं अंदर ही अंदर घबरा गई। सोचने लगी, क्या माँ मुझसे कुछ छुपा रही हैं या उनकी ज़िंदगी में सचमुच कोई नया मोड़ आ गया। धीरे धीरे माँ की आदतें में बहुत बदलाव आने लगा। महंगे दुपट्टे, रेशमी कपड़े, महंगी खुशबू और कभी कभी देर से घर आना। एक दिन माँ ने खुद कहा, पायल तुम अब बड़ी हो गई हो, कुछ बातें बड़ी उम्र में ही समझ आती हैं, बस मुझ पर भरोसा रखो। मैंने डरते हुए कहा, माँ मैं भरोसा करती हूँ, लेकिन डर लगता है कि आप कहीं मुझसे दूर ना हो जाएं। माँ ने मेरा हाथ चूम कर कहा, नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं हमेशा अपनी माँ के साथ थी, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर महसूस होने लगा था
कि वह मुझसे कुछ छुपा रही हैं, जैसे कोई राज हो। एक दिन जब मैं स्कूल से लौटी तो गली के नुक्कड़ पर बहुत शोर सुनाई दिया। जैसे ही घर के दरवाजे तक पहुंची तो चाची की तेज आवाज़ सुनाई दी, समझती क्या है अपने आप को? यह मोहल्ला तेरी तारीफ करने वाला नहीं है। दरवाज़ा खुला तो आंगन में माँ और चाची आमने सामने खड़ी थीं। चाची की आंखों में गुस्सा था और माँ के चेहरे पर हमेशा वाली खामोशी नहीं बल्कि एक अजीब सा सख्त सब्र दिखाई दे रहा था। माँ ने धीमे स्वर में कहा, मैंने क्या किया है? तुमको मुझसे क्या परेशानी है? चाची ने झुलझुलाकर जवाब दिया, परेशानी यह है कि अब मोहल्ले में तेरी बातें होने लगी हैं। तू तो फैक्ट्री में काम करती है, फिर तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आता है? नए कपड़े, सजना संवरना और जो औरतें तुझसे मिलने आती हैं, यह सब क्या है? माँ ने अपनी चादर ठीक करते हुए कहा, मेरा जीना हराम कर दिया है तुमने। मैं तुम्हारे सहारे नहीं जी रही, अपने बल पर खड़ी हूँ। चाची की आवाज़ और ऊंची हो गई, अपने बल पर? यह कौन सा बल है? जिस रास्ते पर तू चल रही है उसमें ना इज्जत है ना सम्मान है। मैं घबराई हुई चाची के पास जाकर बोली, चाची यह सब क्या हो रहा है? उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पायल तू अब बड़ी हो गई, आंखें खोल। तेरी माँ अब वह नहीं रही जो तू समझती है। मोहल्ले की औरतें बातें करती हैं कि तेरी माँ गंदी जगहों पर जाती है और वहीं से यह सब पैसा और सम्मान आता है। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, बस करो, पायल के सामने मत बोलो। मगर चाची पीछे हटते हुए बोली, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। सबको पता है वह कहाँ जाती है, किससे के साथ जाती है और अब अपनी बेटी को भी यही सब सिखाएगी। माँ बिना कुछ कहे अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बार बार दरवाज़ा खटखटाती रही पर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं स्कूल जाने लगी तो माँ ने बिना मेरी तरफ देखे बस इतना कहा, बेटा किसी की बातों पर ध्यान मत देना, मैं तुम्हारी माँ हूँ और हमेशा रहूँगी। मेरे मन में सवालों का तूफान था पर बोलने के लिए शब्द नहीं थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब मोहल्ले की औरतें मुझे देखकर फुसफुसाती, कभी हंसती, कभी तरस भरी नज़रों से देखती। एक दिन स्कूल से लौटते समय बबीता आंटी ने बुलाया, पायल बेटा तुम्हारी माँ बुरी औरत नहीं है पर दुनिया अच्छी नहीं है, उस रास्ते से बचना वरना सब खो दोगी। मैंने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, आंटी मुझे कुछ समझ नहीं आता। उन्होंने कहा, कभी अपनी माँ का पीछा कर लेना, खुद जान जाओगी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। माँ मेरे पास बैठी और बोली, तू परेशान है? मैंने सिर हिलाया, लोग बहुत कुछ कह रहे हैं माँ। उन्होंने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, लोगों का काम है कहना, तू बस अपने दिल की सुन। लेकिन मेरा दिल अब बेचैन रहने लगा। चाची के इल्जाम, मोहल्ले की बातें और माँ की चुप्पी, सब कुछ उझलता जा रहा था। एक शाम चाची ने मुझे बुलाया। माँ बाहर गई हुई थी और मैं रोटियां बना रही थी। चाची मुझे छत पर ले गई और कोने में बैठाकर बोली, देखो बेटा मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम अभी बच्ची हो, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारी माँ क्या कर रही है। जिसे तुम माँ समझती हो अब वह सिर्फ औरत बन चुकी है। मेरी आवाज़ गुस्से से कांपी। चाची आप ऐसी बातें क्या करती हैं? उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हें वह सच बताने लगी हूँ जो शायद और कोई नहीं बताएगा। तुम्हारी माँ कोठे पर जाती है, मोहल्ले के नुक्कड़ पर जो बड़ा पुराना मकान है वहीं। मैंने चौंक कर चाची की तरफ देखा तो दिल जोर से धड़क उठा। चाची बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा, रंग बिरंगी साड़ी, पैरों में पायल, पान की गंध और वह सब लोग जिनको शरीफ घरों में जगह नहीं मिलती, वे सब तुम्हारी माँ के आसपास होते हैं। मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, आपको गलत फहमी हुई है। चाची वह हंस पड़ी, गलत फहमी बेटा, यह मोहल्ला अंधा नहीं है, सब देखता है। तुम्हारी माँ फैक्ट्री नहीं जाती, अब दूसरा काम करती है और तुम जानती हो वहाँ किस काम की बात होती। चाची के कहे शब्द जैसे कानों में गूंजने लगा मैं बाहरी हो जाऊंगी। वह बोली, जब कोई औरत इज्जत की कमाई छोड़ देती है तो उसकी चाल ढाल, उसके कपड़े और बातें सब बदल जाते हैं। क्या तुमने नोटिस नहीं किया? तुम्हारी माँ पहले जैसी थी अब कैसी हो गई हैं? मैंने उठना चाहा तो उन्होंने हाथ पकड़कर बैठा लिया। बेटा तुम मेरी भतीजी हो इसलिए मैं बता रही हूँ, वरना कल अगर तुम भी उसी रास्ते पर चली गई तो हम लोगों को मुंह कैसे दिखाएंगे? तुम्हारी माँ ने जो किया सही या गलत वो ऊपर वाले जाने, पर तुम अभी मासूम हो और तुम्हें बचाना हमारा कर्तव्य है। मैं अपना सर झटक कर नीचे चली आई। दिल में तूफान था, आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन माँ से कुछ नहीं कहा। वह रात चुपचाप गुजर गई। अगले दिन स्कूल जाते वक्त गली से में वही साड़ी वाली औरत दिखी जो पहले माँ से मिलने आती थी। आज भी पान खाती, ऊंची एड़ी के चप्पल पहने नुक्कड़ पर खड़ी थी।
उसने मुस्कुराकर कहा, अरे पायल बिटिया, तुम्हारी माँ आज नहीं आई। मैंने घबरा कर कहा, ओ घर पर नहीं है। उसने कहा, ठीक है, बता देना, काम पर गैर हाजिरी रहे तो पैसे नहीं मिलते। औरत पलट कर चली गई। मेरा दिल बैठ गया। चाची की बातें, उस औरत की इशारे सब एक जैसे लग रहे थे, मगर मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। घर आकर माँ को देखा तो वह सब्जी काट रही थी। माँ उनके पास बैठ गई। माँ, वह औरत कौन है जो अक्सर आपसे मिलने आती है? माँ ने बेपरवाह पूछा। कौन? वही साड़ी वाली जिसके हाथ में हर वक्त पान रहता। माँ ने रुक कर मेरी तरफ देखा। बस एक जानने वाली है, कभी कभी काम से आ जाती हैं। मैंने पूछा, कैसा काम माँ? माँ ने सिर झुका लिया। बहुत सी बातें तुम्हारे समझने में नहीं है। हाँ, मैं चुप हो गई। कुछ साफ नहीं था, पर दिल में अंधेरा सा छा गया। उसी शाम चाची फिर बोली, बेटा, अब भी यकीन नहीं आया? वो औरत खुद कह गई कि तुम्हारी माँ काम पर नहीं आई। यह क्या है? वही जगह है जिसे तुम अब तक नज़रअंदाज करती आई हो। मैंने धीमे से कहा, शायद माँ किसी और वजह से जाती हूँ। चाची बोली, बेटा, उन जगहों पर औरतें सिर्फ एक ही वजह से जाती हैं। तुम्हारी जैसी मासूम लड़कियाँ ही बाद में पछताती हैं। मैंने चेहरा छुपा लिया। माँ के बारे में अब कुछ भी यकीन से ना कहा जा सकता था, लेकिन मेरा दिल अब भी माँ के पक्ष में लड़ रहा था, उनका बचाव करना चाहता था। एक दिन स्कूल से आकर मैं किताबें रख ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। गली में तो हमेशा जैसा शोर था, लेकिन उस दस्तक में अजीबपन था। माँ घर पर नहीं थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही औरत खड़ी थी जो कभी कभी माँ से मिलने आती थी, लेकिन आज उसकी हालत कुछ अलग थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, बाल जूड़े से बंधे थे और पैरों में घुंघरू थे जो चलते वक्त छन छन करके बजे रहे थे। हाथ में पान की डिब्बी थी, ओठ लाल थे और आंखों में गहरा काजल। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और भवें चढ़ाकर बोली, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने धीरे से कहा, वह घर पर नहीं है। वह औरत ताना मारकर हंसी और बोली, फिर गैर हाजिरी? यह काम करने का तरीका नहीं है। जो वक्त पर ना आ जाए उसे मैं एक पैसे की भी कदर नहीं देती। मैं चुप रही। मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह बोलती चली गई, वह कह देना उससे कि नंदूबाई आई थी। अब आगे से छोटा मोटा काम भी तभी मिलेगा जब वह वक्त पर पहुंचेगी। और याद रहे, यह कोई दान पुण्य का काम नहीं। जिस दिन नहीं आई उस दिन पैसे भी गए। मेरे दिल में कुछ टूट सा गया। मैं दरवाजा बंद करने लगी तो जाते जाते मुझे फिर देखा और बोली, बेटी है, मासूम लगती है, खुदा करे माँ के रास्ते पर ना जाए। दरवाज़ा बंद हुआ तो मैं देर तक वहीं सुन्न खड़ी रही। आंगन में धूप का एक टुकड़ा पड़ा था और मेरे सामने सब कुछ घूमने लगा। उस औरत की बातें, चाची की आवाज़ें, सब कुछ। कुछ देर बाद मैं अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गई। किचन से माँ के सुबह बनाए सालान की खुशबू आ रही थी, मगर मेरा मन ना खाने का था ना किसी से बात करने का। शाम को माँ लौटी। उनकी चाल में थकान थी, लेकिन चेहरे पर जैसे कुछ छुपा हुआ था। उन्होंने पूछा, पायल कुछ खाया? मैंने सिर हिला दिया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? मैंने धीरे से कहा, माँ, एक औरत आई थी, नंदूबाई। माँ का चेहरा अचानक सख्त हो गया। दुपट्टा ठीक करते हुए बोली, क्या कहा उसने? मैंने कहा, क्या कहा कि आप काम पर नहीं गई इसलिए वह एक पैसे नहीं देंगी। माँ कुछ देर चुप रही, फिर बोली, वह औरत वैसी ही है, उसे बात करने का सलीका नहीं। तुम दिल पर मत लो। मैं उनकी आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन वह नज़रें चुराने लगी। मैंने पूछा, माँ, आप कहाँ जाती हैं? वह धंधा क्या होता है? माँ ने तुरंत मेरा कंधा पकड़ कर बोली, यह बातें तुम्हारे जानने की नहीं है बेटा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन अब यह बात सिर्फ पढ़ाई तक नहीं रही थी, यह मेरे भरोसे, मेरी इज्जत और मेरे सवाल तक पहुंच चुकी थी। अगले दिन सुबह जब माँ किचन में नाश्ता बना रही थी, मेरा दिल अब भी बेचैन था। मैं चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी रही। माँ फ़ोन पर बात कर रही थी। हाँ, वक्त पर पहुंच जाऊंगी। नहीं, पायल को अभी कुछ मत बताना, बस नंदू को समझा दो, बच्चे के सामने यह बातें ना करें। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। माँ के बचाव में मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत जगह बची थी वह भी डगमगा गई। उस दिन मैंने चाची से कुछ नहीं सुना, लेकिन
उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कोई जीत गया हो। उन्होंने मुझे देखकर कहा, अब तो खुद ही सुन लिया हो, कब तक अंधी बनी रहोगी। मैंने समझाने की कोशिश की, चाची शायद कोई और बात हो, पर वह हंस पड़ी। बात वही है जो हर कोठे के आसपास घूमती है। तुम्हारी माँ भी वैसी है। दिन गुजरते गए। माँ की दिनचर्या में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता था, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ नया इशारा जरूर करता। कभी नए कपड़ों की थैली, कभी किसी अमीर औरत का फोन, कभी फैक्ट्री की तनख्वाह से कहीं ज़्यादा रकम। उस रात में खिड़की से बाहर देखती रही, जहाँ सड़क पर पीली रोशनी बिखरी हुई थी। माँ कमरे में सो रही थी और मेरे मन में सवालों की पुकार गूंज रही थी। नंदूबाई की बातें अब सिर्फ शब्द नहीं रह गए थे, वह मेरे दिल को चीर देने वाली तीर बन चुकी थी और मैं अब उसी गहरी जाल में फंस गई थी, जहाँ सच का साया भी धोखा देने लगता है। 2 दिन तक मैंने माँ से कोई बात नहीं की, ना कुछ पूछा, ना उसकी ओर ध्यान दिया। मन तो सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन डर भी था कि अगर वही सच निकला तो मैं सुनना ही नहीं चाहती तो क्या होगा। तीसरे दिन शाम को माँ मेरे लिए नीली चूड़ियाँ लाईं, वैसे ही जैसे बचपन में लाकर देती थी। बोली, तुम्हें पसंद आएंगी इसलिए ले आई। मैंने चूड़ियाँ हाथ में ली, कुछ देर तक देखती रही, फिर उनकी तरफ देखा। यह कहाँ से लाई हो? बाजार से। बाजार तो सब कुछ बेच देता है, क्या आप भी खुद को बेच देती हैं? माँ का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया, चूड़ियाँ उनके हाथ से गिर गईं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गुम हो गए। मैंने फिर पूछा, माँ आप कहाँ जाती हैं? वह औरत कहती है, आप धंधे पर जाती हैं। चाची कहती हैं, आप कोठे पर जाती हैं, और मैं खुद भी रोज़ कुछ ना कुछ देखती हूँ। आखिर सच क्या है माँ? माँ ने दीवार का सहारा लिया, जैसे अब खड़ा रहना भी मुश्किल हो। उनका सिर झुका हुआ था। मैंने पुकारा, चुप क्यों हो माँ? जवाब क्यों नहीं देती? क्या सब सच है? लेकिन माँ अब भी खामोश थी। मैंने गुस्से में चूड़ियाँ उनके पैरों में फेंक दी और कहा, मुझे यह नहीं चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए। आपकी चुप्पी ही साबित कर रही है कि सब कुछ सच है। माँ ने धीमे स्वर में कहा, पायल तुम नहीं समझोगी। मैं चीख पड़ी, अगर आपको यही सब करना था तो बचपन ही में ही मुझे मार देती, गला घोट देती। कम से कम आज रोज रोज यह तमाशा तो नहीं देखना पड़ता। माँ ने मेरी तरफ देखा, आंखों में कुछ कहने की मिन्नत जैसी थी, पर वह कुछ बोली नहीं। मैंने जिद की, बोलिए ना, क्या मैं झूठ सुन रही हूँ? क्या चाची झूठ बोल रही हैं? क्या उस औरत झूठ कहती है? माँ के ओठ हिले, पर आवाज़ नहीं निकली। शायद उनके पास जवाब नहीं था, या वो देना नहीं चाहती थी। मेरा गुस्सा बढ़ गया। आप जैसी औरत को माँ कहना भी शर्म की बात है। माँ की आंखों में आंसू झरझर टपक पड़ा, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। रात भर वह बाहर ही नहीं निकली और मैं भी खामोश बैठी रही। हर पल मेरे अंदर कुछ टूटता जा रहा था। कई बार मन हुआ कि अंदर जाकर माफ़ी मांग लूँ, शायद मैं हद से बढ़ गई थी, लेकिन फिर वही चाची की बातें, वो औरत की आवाज़ और रोज़ की हालत मुझे रोक देते। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने देखा माँ दरवाज़ा खोलकर धीरे धीरे बाहर जा रही थी। मैंने उन्हें पुकारा नहीं, बस उनके कदमों की आहट सुनती रही। उस दिन मैं स्कूल नहीं गई, पूरा दिन कमरे में बैठकर सोती रही। दिल अजीब उलझनों में था। दोपहर में जब आंगन में गई तो देखा दरवाजे पर के पास माँ की चप्पलें रखी थी और उनके कमरे में गीता खुली हुई थी। जैसे जाने से पहले वह उसके साथ कुछ देर बैठी हूँ। मैंने उनके बिस्तर पर हाथ फेरा, वह अब भी हल्का गर्म था। मैं बैठ गई और याद करने लगी कि माँ मेरे लिए कितना कुछ किया। मेरी स्कूल की फीस, नए कपड़े, मेरे लिए दिन रात मेहनत। फिर दिमाग में वही पल आया जब उन्होंने कहा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो क्या सचमुच वह मेरे लिए कुछ भी कर रही थी? शाम को जब वह लौटी तो मैं दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखों में थकान भी थी और सवाल भी। उन्होंने पूछा, कुछ खाया? मैंने सिर हिला दिया, नहीं। उन्होंने कहा, खा लो, भूखे रहने से सिर्फ पेट खाली होता है, दिल नहीं भरता। मैं चुप रही। उनके चेहरे पर वही पुरानी ममता थी, लेकिन अब मैं उस ममता के पीछे की सच्चाई जानना चाहती थी। आज नहीं तो कल, पर मुझे जवाब चाहिए था। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरी बेटी हो पायल, मैं कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगी, लेकिन इतना याद रखना, मैंने कुछ नहीं कहा।
पर मेरे दिल में वही लम्हा अटक गया जब मैंने उन्हें कहा था मर जाती तो बेहतर था। वह शब्द अब मेरे दिल पर भारी बोझ बन चुके थे। कमरे में जाकर आईने में देखा तो खुद से नजरें नहीं मिला पाई। मैं जान गई थी कि अब वक्त आ गया सच को खुद तलाश करने का। अगर खामोशी गुनाह है तो मैं खुद गवाह बनना चाहती हूँ, और अगर माँ बेगुनाह है तो उनकी बेगुनाही का सबूत भी खुद बनूंगी। उस रात के बाद मेरे भीतर कुछ बदल गया था। मुझे समझ आ गया था कि शक की आग में जलते रहने से बेहतर है सच का सामना करना। अब मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि माँ कहाँ जाती है, किनसे मिलती है, और लोगों की बातें कितनी सही हैं। अगले दिन सुबह माँ ने जल्दी नाश्ता बनाया और मुझे आवाज़ दी, पायल रोटी गर्म कर लेना, मैं जरा काम से जा रही हूँ। मैंने सामान्य चेहरे के साथ सिर हिलाया। जी। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ मैंने भी चुपके से दुपट्टा लिया, जूते पहने और बाहर निकल पड़ी। माँ गली से आगे निकल चुकी थी, लेकिन उनके कदमों की रफ्तार का अंदाज़ा मुझे था। मैं थोड़ी दूरी बनाकर उनका पीछा करने लगी। वह मोहल्ले के आखिरी छोर से निकलकर मुख्य सड़क पर आ गई। मैंने खुद को दुकानों और मोड़ों के पीछे कई बार छुपाया ताकि उन्हें शक ना हो। फिर माँ एक रिक्शे पे बैठ गई और मैंने भी दूसरा रिक्शा लेकर उनका पीछा किया। कुछ ही देर में हम शहर के पुराने हिस्से में पहुंच गए। वहां गलियां तंग थीं, मकान बंजर हालत में थे, लेकिन कुछ इमारतों पर चमकते बोर्ड और रंग बिरंगी रोशनियां साफ बता रही थी कि यह कोई आम इलाका नहीं है। माँ एक गली में उतरी। मैं भी पैसे देकर जल्दी जल्दी उनके पीछे चलने लगी। वह एक बड़े दरवाजे पर रुकी जहाँ लकड़ी का पुराना सा बोर्ड लगा था। मैंने खुद को खंभे के पीछे छुपा लिया। माँ ने साड़ी का पल्लू ठीक किया, बाल अपने संवारे और दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। कुछ ही पलों बाद दरवाज़ा खुला और माँ अंदर चली गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब वह नज़रों से ओझल हो गई तो मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। सामने लगी तख्ती पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सिर्फ अमीर लोगों के लिए खास औरतें उपलब्ध हैं। यह पढ़ते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे खून तेजी से दौड़ रहा हो। मैं एक कदम पीछे हटी और दीवारों से लग गई। तभी अंदर से हल्की आवाज़ आने लगी, जैसे किसी कार्यक्रम की तैयारी हो रही हो। हंसी की गूंज, घुंघरू की झनकार और बीचों बीच में पुरुषों की हंसी। यह सब वही था जिसे मैं हमेशा गंदा, बदनाम और शर्मनाक समझती आई थी। कुछ देर बाद एक नौजवान महंगे कपड़े पहने दरवाजे से अंदर आया। पीछे से एक औरत ने उसका स्वागत किया और दरवाज़ा फिर बंद हो गया। मैं दीवार के साए में छुप कर सब देखती रही। अंदर माँ मौजूद थी और वह जगह बस तक थी, और वहाँ का माहौल सब कुछ चाची की बातों को सच साबित कर रहा था। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक टिस बाकी थी। क्या सचमुच माँ वही सब कर रही है जिसका मुझे शक था, या इससे पीछे कोई और सच्चाई छुपी थी जिसे मैं नहीं जानती थी। तभी एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। उसमें से दो आदमी उतरे। एक ने सिगरेट जलाया और दूसरे ने अंदर की तरफ देखते हुए कहा, सुना है आज नया माल आया है, वही जिसके बारे में नंदूबाई बात कर रही थी, बड़ी खास चीज़ है। दूसरा बोला, कौन? वही जो पहले फैक्ट्री में काम करती थी। पहला बोला, हाँ वही कहते हैं, अब बहुत खास बन गई है। यह सुनकर मेरी सांसें थम गई। उनकी बातें मेरी माँ के बारे में थी। अब न सिर्फ मोहल्ले वाले बल्कि यहाँ आने वाले लोग भी उनके बारे में वही बातें कर रहे थे। मैं तुरंत वहाँ से हट गई और एक कोने में जाकर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल में कुछ भी साफ नहीं था। बार बार आंखों के सामने वही तख्ती और माँ का अंदर जाना घूम रहा था। माँ तो वापस आ गई थी, मगर मेरा दिल अब भी बेचैन था। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। वह तख्ती अब भी मेरी आंखों में जैसे खुदी हुई थी। अब चुप रहने का कोई बहाना बाकी नहीं था। मैंने सच देख लिया था और अब बस उसका सामना करना बाकी था। अगले दिन मेरे मन में हलचल थी। जो कल देखा उसने मेरी हिम्मत की सीमा तोड़ दी थी। फिर भी दिल का एक कोना कह रहा था, शायद अंदर कुछ और हो। शायद माँ किसी मजबूरी में वहाँ जाती हूँ, शायद कोई वजह हो। लेकिन अब मुझे इन शायदों से तसल्ली नहीं मिल रही थी। मैंने ठान लिया था कि एक बार फिर देखूंगी और इस बार सब कुछ साफ कर लूँगी। माँ उस दिन भी सुबह सुबह साड़ी पहनकर, चूड़ियाँ डालकर, हल्की खुशबू और बालों में
गजरा लगाकर तैयार हो गई। बोली, मैं काम पे जा रही हूँ, देर हो सकती है, तुम खाना खुद बना लेना। मैंने धीरे से जवाब दिया, ठीक है माँ। मैंने चुप रखकर जवाब दिया और उनके बाहर निकलते ही तुरंत दुपट्टा लिया और पीछे पीछे निकल गई। वही रास्ता लिया जो कल देखा था, पुराना मोहल्ला, वही गली, वही बड़ा सा दरवाज़ा। आज भी रिक्शा वहीं जाकर आकर रुकी। मैं दुकान के पीछे छुप गई और चुपचाप नज़ारा देखने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और माँ अंदर चली गई। मैं दीवार के साए में दुबकी बैठी रही। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और शाम की रोशनी धुंधली होने लगी। कुछ देर बाद दरवाज़ा फिर खुला। साथ दो अमीर से दिखने वाले आदमी थे। उनके कपड़े, घड़ी, चश्मा और चाल ढाल से साफ लग रहा था कि वे बड़े घरों के लोग हैं। माँ उनसे बात कर रही थी जैसे पुरानी पहचान हो। उनमें से एक ने हंसकर कुछ कहा तो माँ भी मुस्कुराई और जवाब दिया। उन्होंने कहा, बाकी इंतजाम तुम देख लेना, फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। तुम जानती हो हम तुम पर भरोसा करते हैं और भरोसा ही सबसे बड़ी चीज़ है। माँ ने हाथ से कुछ इशारा भी किया। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी माँ उन दोनों मर्दों के साथ एक ऐसी जगह खड़ी थी जहाँ इज्जत की नहीं, कीमत की बात होती है। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और अंदर से लगता था जैसे वह इस दुनिया का हिस्सा बन चुकी हैं। मैं अचानक पलटी और तेजी से वहाँ से लौट आई। रास्ते भर मेरे कदम कांपते रहे। मैं सोचने की हालत में भी नहीं थी। दिल जैसे फट कर टुकड़े टुकड़े हो गया था। मैं बस यही प्रार्थना कर रही थी कि काश जो देखा वह सपना हो या कोई गलत फहमी, लेकिन सब कुछ इतना साफ था कि झूठलाना मुमकिन नहीं था। घर पहुंचकर दरवाज़ा बंद किया और सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गई। माँ की आवाज़ें, वह मंजर और वह दो आदमी बार बार दिमाग में घूम रहे थे। रात काफ़ी हो गई थी। तभी दरवाज़ा खुला और माँ लौटी। उनके कदम हल्के लग रहे थे जैसे कोई बोझ उतर गया हो। किचन में बर्तनों की आवाज़ आई। फिर माँ की आवाज़, पायल खाना खा लिया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वह मेरे कमरे में आई। पायल, खाना नहीं खाना? मैंने कहा, दिल नहीं है। वह चुप चुप हो गई। शायद मेरे लहजे में कुछ ऐसा था जो वह समझ गई। फिर वह वापस किचन में चली गई। मेरे दिल में एक सच सामने आ गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन भी देखना पड़ेगा जब अपनी ही माँ को ऐसे हालत में देखूंगी जिसने मुझे पाला पोसा। आज वही माँ मुझे एक और रूप में नज़र आ रही थी और उस रूप को समझ पाना मेरे लिए नामुमकिन था। अगले दिन मैं स्कूल नहीं गई। ना मन था ना हिम्मत। आंगन में धूप फैली हुई थी और मैं ठंडी जमीन पर बैठी बार बार वही मंजर सोच रही थी। माँ का उस कोठे के सामने होना, दो अमीर लड़कों के साथ खड़े होकर बातें करना, यह सब मेरे भरोसे पर जैसे आखिरी चोट था। माँ किचन में चुपचाप नाश्ता बना रही थी। कभी कभी बर्तनों की आवाज़ आती, लेकिन पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। मैंने बिना उनकी तरफ देखते हुए कहा, आज मैं आपकी कमाई की कोई चीज़ नहीं खाऊंगी। माँ कुछ पल के लिए रुक गई, फिर धीरे से बोली, पायल कुछ तो खा लो, भूखी मत रहो। मैंने गुस्से में कहा, आपके पैसे से खरीदी कोई चीज़ नहीं चाहिए, ना खाना, ना कपड़े, ना ही वह स्कूल की फीस जिसे ना जाने आप कहाँ से लाती हैं। माँ चुप रही। बस बर्तनों की खनक फिर से शुरू हो गई। मैंने कुर्सी पीछे धकेली और उठ खड़ी हुई। आपने जो करना था कर लिया, अब बस इतना कर दीजिए कि मेरे पास मत आइए। माँ मेरी ओर पलटी। आंखों में नमी थी लेकिन ओठ खामोश। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ पायल। मैंने हंसकर कहा, माँ वो होती हैं जो अपनी औलाद को इज्जत दें, शर्मिंदगी नहीं। मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए जो दूसरों के कदमों में बैठती हूँ। वो एक कदम आगे बढ़ी मगर मैं पीछे हट गई। मैंने साफ कह दिया, अब मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना। आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। माँ की पलकों पर आंसू झिलमिलाने लगे, लेकिन उन्होंने चेहरा मोड़ लिया। शायद समझ गई थी कि अब कुछ कहना बेकार है। दोपहर को तो मैंने अपने कपड़े समेटकर एक थैले में रखे और चाची के कमरे के बाहर जाकर कहा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, अगर आप इजाज़त दें।
चाची ने हैरानी से पूछा, क्यों? मैंने जवाब दिया, मेरा अब माँ से कोई रिश्ता नहीं रहा। चाची अंदर गईं, फिर लौटकर बोली, ठीक है, मेरे कमरे में जगह है, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। शाम तक माँ ने कुछ नहीं पूछा, ना रोका, ना पास आई, बस एक नज़र डाली, जैसे सब कुछ जान गई हूँ, और फिर अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह मैंने खुद ही स्कूल की यूनिफॉर्म धोई, नाश्ता बनाया और बिना पीछे देखे घर से निकल गई। चाची के साथ रहना आसान नहीं था, लेकिन मेरे पास अब कोई और रास्ता भी नहीं था। मोहल्ले वाले अब भी बातें बनाते थे, मगर मैंने उन्हें नज़रअंदाज करना सीख लिया था। माँ दिन भर चुप रहती, उनकी आंखों में गहरी थकान झलकती थी, लेकिन वह अब मेरे लिए अजनबी बन चुकी थी। जब कभी सामने पड़ती तो रोकर कहती, बेटा थोड़ा वक्त दो, सब समझ आ जाएगा। लेकिन अब मुझे कुछ नहीं समझना था। मैंने कह दिया, मेरी माँ तो मैं खो चुकी हूँ और आपसे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। एक रात जब मैं देर से लौटी तो माँ ने पूछा, खाना खा लिया? मैंने ताना भरी लहजे में कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी कमाई से खाऊंगी? माँ की आवाज़ भारी हो गई। यह सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ पायल। मैंने गुस्से में कहा, अगर यह सब मेरे लिए किया होता तो आपको बहुत पहले ही मुझे मार देना चाहिए था। उनकी आंखों में आंसू टपक कर जमीन पर गिर गए। वो कुछ कहना चाहती थी, पर चुप हो गई। अगले दिन चाची ने ताना मारा, आखिरकार तुम्हें अक्ल आ ही गई। हम कब से कह रहे थे कि तुम्हारी माँ वैसी नहीं है जैसी दिखती है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझे ना किसी का सहारा चाहिए था, ना किसी की सफाई। मैंने माँ से हर रिश्ता तोड़ लिया था। एक दिन माँ ने चुपचाप मेरी यूनिफॉर्म धोकर आंगन में डाल दी। मैंने वह कपड़े वापस उनके दरवाजे पर रख दिए और एक पर्ची पर लिख दिया, कृपया मेरे कपड़े मत छुएं। माँ ने वह पर्ची पढ़ी, मोड़कर जेब में रखी और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसी रात तेज बारिश हुई, मेरे कमरे की छत टपकने लगी। मैं उठी तो देखा माँ छत पर भीगते हुए चादर से सुराख बंद कर रही थी, ताकि मैं भीग ना जाऊं। मैं खिड़की से चुपचाप उन्हें देखती रही, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला। मेरे दिल में तूफान था, पर जुबान खामोश रही। माँ कुछ कहना चाहती थी, मगर मेरे कठोर शब्द पहले ही दूरी बना चुके थे। अब हमारे बीच सिर्फ खामोशी बची थी, और उसी खामोशी में माँ के आंसू और मेरा टूटा हुआ रिश्ता बह रहा था। माँ से रिश्ता मैं तोड़ चुकी थी, लेकिन वह अब भी उसी घर में मौजूद थी। वह रोज़ सुबह चुपचाप अपने कमरे से निकल जाती और शाम को लौटकर खामोशी से दीवारों से बातें करती। मैं जब भी रास्ते में उन्हें देखती तो नज़रें फेर लेती। शायद उन्हें भी अब समझ आ गया था कि मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। एक दिन हमेशा की तरह वह सुबह जल्दी गई, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटी। पहले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। चाची ने कहा, आवारा लोगों के लिए दिन रात का क्या फ़र्क, कहीं और चली गई होगी। मैंने भी सिर हिला दिया, जैसे उनकी गैर मौजूदगी मेरे लिए अहम नहीं थी। अगला दिन भी बीत गया, पर वह नहीं लौटी। चाची ने फिर कहा, अगर 2 दिन में ना आई तो पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। मैंने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, जिसकी ज़िंदगी का ही पता ना हो, उसकी गुमशुदगी का क्या पता चलेगा। तीसरा दिन भी निकल गया, ना कोई फ़ोन, ना कोई संदेश, और ना ही मोहल्ले की किसी औरत ने उन्हें कहीं देखा। चाची ने कुछ गली के लड़कों को भेजा कि पता लगाएं, शायद वहीं पुराना ठिकाना हो, या फिर वह औरत जिसका नाम नंदूबाई हो। चौथे दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ये 2 अजनबी खड़े थे। एक के हाथ में फाइल थी और दूसरे ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। उसने पूछा, आपका नाम पायल है? आपकी माँ का नाम अनुपमा था। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे से कहा, हमें अफसोस है, आपकी माँ एक हादसे में गुजर गई हैं। मेरी देह जैसे सुन्न हो गई, ना दिल कांपा ना दिमाग। मैं चुपचाप दरवाजे से हट गई। चाची पास आकर बोली, क्या हुआ? पुलिस वाले ने बताया, रात को पुराने शहर में एक इमारत में धमाका हुआ था, आपकी माँ वहीं मौजूद थी। चाची ने तुरंत ताना मारा, तो किसी गलत धंधे
में ही मरी होगी, हमें पहले ही शक था। पुलिस ने कुछ औपचारिक सवाल पूछे, एक पहचान का फॉर्म दिया और कहा लाश अस्पताल में है, आप जाकर पहचान कर लें ताकि अंतिम संस्कार का इंतजाम हो सके। मैं खामोश रही, कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। चाची ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलो अब यह जिम्मेदारी निभाओ। जैसे भी थी माँ थी तुम्हारी। अस्पताल के मुर्दों घर में सफ़ेद चादर में लिपटी उनकी लाश रखी थी। एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई। वही चेहरा, वही झुर्रियाँ, वही हाथ जिन्होंने बचपन में मेरा हाथ थामा था, अब बिल्कुल बेजान पड़े थे। चाची ने मेरे कान में कहा, अब भी वक्त है, माफ़ी कर लो। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे अंदर भी हलचल नहीं थी। जैसे जैसे दिल और दिमाग दोनों बंद हो गए थे। माँ का शव सामने रखा था, सफ़ेद कफन में लिपटा। उनका शरीर पूरी तरह खामोश था, मगर उस खामोशी में अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई लंबी लड़ाई जीत कर लौट आया। मोहल्ले की औरतें चारों ओर बैठी थी, कुछ रो रही थी, कुछ बस चुपचाप देख रही थी। दोपहर तक आंगन में और लोग इकट्ठा हो गए, कुछ रिश्तेदार, कुछ पड़ोसी और कुछ अजनबी लोग, जिनके कपड़े और अंदाज बता रहे थे कि वे साधारण लोग नहीं हैं। तभी गली के मोड़ पर अचानक गाड़ियों का एक काफिला दिखाई दिया। फौजी गाड़ियां, झंडे और यूनिफॉर्म पहने अफसर। वे सीधे हमारे घर के दरवाजे तक आए और उतर कर आंगन में दाखिल हो गए। उनकी मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया। कोई बोला, यह फौजी यहाँ क्यों आए हैं? लेकिन अगला मंजर सबको और ज़्यादा हैरान कर गया। एक अफसर आगे बढ़ा, माँ के शव के पास आया और सलामी दी। उसके पीछे खड़े बाकी अफसरों ने भी एक एक साथ सलामी दी। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। मैं पत्थर बनी खड़ी थी। चाची का हाथ मेरे बाजू पर आकर टिक गया, जैसे उन्हें सहारे की जरूरत हो। तभी किसी ने धीरे से कहा, क्या यह वही अनुपमा है, पायल की माँ? अफसरों ने कुछ पल रुक कर मेरी ओर देखा और बोला, क्या आप पायल हैं? मैंने सिर हिलाया। वह गहरी सांस लेकर बोला, आपकी माँ हमारी खुफिया एजेंसी में काम करती थी। उनका मिशन बेहद नाजुक था। वह एक ऐसे नेटवर्क के बीच में काम कर रही थी जो देश के खिलाफ साजिशों रच रहा था। इस मिशन के दौरान उन्होंने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली थी। यह सुनकर लोग एक दूसरे को देखने लगे। अफसर ने आगे कहना शुरू किया, उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ की पहचान हमेशा गुप्त रही, यहाँ तक कि उनके अपने करीबियों को भी उनकी असली ज़िंदगी के बारे में पता नहीं था। लेकिन उन्होंने जो कुर्बानी दी वह कभी भुलाई नहीं जा सकती। कल रात की घटना में उन्होंने अपनी जान देकर कई और लोगों की जान बचाई। चाची के मुंह से अचानक निकला, हे भगवान। तभी अफसर ने उनकी बात काटते हुए कहा, हम जानते हैं उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी वह कर रही थी वह देश के लिए था। हमें गर्व है कि वह हमारे साथ थी। आंगन में कई आंखें नम हो गईं। मोहल्ले के बुजुर्ग, जिन्होंने कभी माँ को सलाम तक नहीं किया था, आज चुपचाप से झुकाए खड़े थे। अफसर ने मेरी ओर देखते हुए कहा, आपकी माँ ने आपके लिए एक खत छोड़ा था जो हमें आपको देना है। मैंने कांपते हाथों से वह खत लिया। थोड़ी देर बाद फौजी खामोशी से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद पूरे घर में जो सन्नाटा फैल गया वह साधारण नहीं था। जैसे सबके मन में उठे सवाल का जवाब मिल चुका था। चाची मेरे पास हैं और बोली, पायल मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी माँ के बारे में बहुत कुछ गलत कहा, बहुत कुछ गलत सोचा, लेकिन सच तो कुछ और ही था। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, सच को समझने के लिए हमने जो कीमत चुकाई वह बहुत बड़ी है। शाम तक माँ की अंतिम विदाई की तैयारी पूरी हो गई। मोहल्ले की वही औरतें जो कभी माँ का नाम लेने से भी कतराती थीं, आज खुद अंतिम संस्कार की तैयारी में हाथ बटा रही थीं और उनके लिए प्रार्थनाएं मांग रही थी। शमशान घाट पर माँ का अंतिम संस्कार हो रहा था। पंडित ने मंत्र उच्चारण करते हुए कहा, जो लोग अपने धर्म, अपने परिवार और अपने कर्म के निष्कलंक रहते हैं उन्हें वास्तव में विशेष स्थान मिलता है। जब मैं उनकी चिता के पास जाकर अग्नि के तले फूल डाल रही थी, तब मेरे जहन में सारे लम्हे घूम रहे थे। जब मैं माँ पर शक किया, उनसे नफरत की, उनकी चुप्पी को गलती समझा, उनकी खुशबू अब भी हवा में घुल रही थी और मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ सिर्फ एक महान औरत नहीं थी, अपने परिवार के प्रति निष्ठावान थी। उस पल मुझे पहली बार उनकी चुप्पी का अर्थ समझ आया और चाहकर मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकी। माँ के अंतिम संस्कार के बाद कई दिन गुजर गए, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हुई। मोहल्ले वाले अब मेरे साथ नरमी से पेश आने लगे थे। चाची अब कुछ नहीं कहती थी, कई बार बस अफसोस से सिर झुकाकर इतना ही कहती थी कि हमें सच
जानने में देर हो गई। मैं रोज माँ की समाधि पर जाती, वहाँ बैठती, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। माँ की खामोशी अब मेरे भीतर बोलने लगी थी। जिन बातों को मैं झूठ, पाप या धोखा समझती रही, वही सब अब एक कुर्बानी बन चुकी थी। फिर भी मेरे दिल में कई सवाल बाकी थे। एक दिन दोपहर में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने वही औरत खड़ी थी जिसे मैं हमेशा साड़ी, चूड़ी और घुंघरू पहने देखती आई थी, लेकिन आज वह सादे कपड़ों में थी। बाल बंधे हुए थे और चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। उसने कहा, मैं अनुपमा के बारे में बात करने आई हूँ, तुम्हें सब जानना चाहिए। मैं चुपचाप पीछे हटी और उन्हें अंदर बुला लिया। हम आंगन में बैठ गए। वह काफ़ी देर तक खामोश रही, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जिस माँ को तुम बदनाम समझती थी, वह तुम्हारे साथ भी और खुद अपने साथ भी हमेशा सच्चाई निभाती रही। अनुपमा ने जो वह सब तुम्हारे देश के लिए किया, वह मेरे आशियाने पर नाचने या बिकने नहीं आती थी, बल्कि वह चाहती थी सबूत इकट्ठा करने उन आदमियों से जो ऊपर से अमीर लगते थे लेकिन असल में देश के दुश्मन थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? उसने कहा, तुम्हारी माँ खुफिया विभाग में काम करती थी। उसने हमारी एजेंसी के कहने पर एक आम औरत का रूप अपनाया। गरीबी, मोहल्ले की बदनामी, यह सब सिर्फ एक पर्दा था। वह उस बाजार पर जाती थी ताकि दुश्मनों की बातें सुन सके, उनसे राज निकलवा सकें। तुम सोचती थी कि वह खुद को बेचती हैं, लेकिन असल में वह अपने देश की सुरक्षा के लिए सब कुछ करती थी। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। और जो पैसे वह तुम्हें देती थी, वह सरकार की तरफ से उसकी सेवा का इनाम था। हर महीना उसे उसकी ड्यूटी के बदले मिलता था। जिन मर्दों को तुमने देखा, वे सब निशाने पर थे। तुम्हारी माँ ने कई बड़े लोगों के राज अफसरों तक पहुंचाए और उनकी वजह से देश के होने वाले कई नुकसान टल गए। उसका आखिरी मिशन भी उसकी ड्यूटी का हिस्सा था, जिसमें उसने अपनी जान गंवा दी। मैं शर्म से नजरें झुका ली। मैंने क्या किया? उन्होंने आगे कहा, तुम अब उसकी बेटी थी। वह तुम्हें हर चीज़ से दूर रखना चाहती थी ताकि तुम सुरक्षित रहो। वह रोज़ पूजा पाठ करती थी और गीता का पाठ करती थी और हर पल तुम्हारे लिए प्रार्थना करती थी। मैं भीतर से टूट चुकी थी। अब मेरे पास कोई सवाल नहीं था, बस पछतावा था। मैंने उसे गलत समझा, नफरत की, इल्ज़ाम लगाए, रिश्ता तोड़ा, और उसके बावजूद वह मुझसे मोहब्बत करती रही। तुम उसकी आखिरी चिंता थी। यह कहकर नंदूबाई खामोश हो गई। कुछ देर बाद वह उठी और जाने लगी। दरवाजे पर रुक कर बोली, अगर तुम्हें सच में माफ़ी मांगनी है तो उस मिट्टी पर जाकर मांगो जहाँ वह आराम कर रही हैं। वह आज भी तुम्हें देख रही हैं। मैंने सिर हिलाया और उसी शाम फूल खरीद कर शमशान घाट गई। मिट्टी के पास बैठकर मैंने फूल बिखेरने शुरू किए। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल दुख से भरा था। मैंने धीरे से कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको कभी सही से पहचाना ही नहीं। मैंने वह बातें कही जो किसी बेटी को अपनी माँ से नहीं कहनी चाहिए थी। मिट्टी पर हाथ रखा तो मिट्टी की ठंडक सीधे दिल तक उतर आई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। आपने अपना फर्ज निभाया, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। मैंने सब कुछ सुना पर समझा नहीं। माँ, आपकी कुर्बानी पर मुझे गर्व है, लेकिन अपनी सोच पर शर्म है। तभी आसमान से हल्की बारिश होने लगी, जैसे मेरी माँ मेरे आंसुओं को सुन रही हो। मैं बहुत देर तक वहीं बैठी रही। सूरज डूब गया, लेकिन मेरी नजरें माँ की मिट्टी से ही नहीं हट नहीं रही थी। अब मैं रोज वहाँ जाती थी, फूल लेकर बैठती थी और दिल की सारी बातें माँ से कहती थी। हर बार मेरे दिल में बस एक ही आवाज़ आती, माँ, अब मैं सब समझ चुकी हूँ। आप जैसी थी वैसी कोई और नहीं हो सकती। अगले दिन सुबह मैं उठी तो घर में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। चाची भी चुभने वाली आवाज़ें अब नहीं थी और ना ही उनके ताने। मेरे दिल में उनके अनुपस्थिति से कोई राहत नहीं थी, बल्कि एक खालीपन था। माँ की यादें मेरे साथ हर पल थी। मोहल्ले की औरतें अब भी मेरे पास सहानुभूति दिखाने आती थी, पर मुझे उनकी बातें नहीं सुननी थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली और किचन की तरफ गई। मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया। पहली बार मुझे अपने हाथों से बनी रोटी और सब्जी खाकर अच्छा लगा, क्योंकि इसमें माँ के दिए हुए पैसों की कोई चीज़ शामिल नहीं थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं अब अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगी और उसमें माँ के उस दर्द को भी शामिल करूंगी जिसे मैंने कभी नहीं समझा था। एक नए सफ़र की शुरुआत। मैंने माँ के कमरे का दरवाज़ा खोला। सब कुछ वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गई थी।
उनकी साड़ी, चप्पलें और अलमारी में रखी उनकी डायरी। मेरी नज़र उस डायरी पर ठहर गई। मैंने उसे खोला। अंदर स्याही से लिखा हुआ था, पायल, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा। डायरी के पन्ने पलटे तो कई गुप्त कोड और अजीबोगरीब नाम लिखे थे। बीच बीच में वह मेरे बचपन की कुछ बातें भी लिखती थी। एक जगह लिखा था, आज पायल ने स्कूल में एक इनाम जीता। काश मैं उसे बता पाती कि मैं कितनी गर्व महसूस कर रही हूँ, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए यह खामोशी ज़रूरी है। जैसे जैसे मैं पन्ने पलटती गई, मेरे आंसू बहते गए। मुझे एहसास हुआ कि माँ की ज़िंदगी कितनी अकेली थी। वह हर पल मेरे करीब होते हुए भी मुझसे दूर थी। सच की आखिरी परत। तभी मुझे डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, जब तुम यह पढ़ रही होगी, मैं शायद तुम्हारे पास नहीं होऊंगी। लिफाफे के अंदर एक और खत था और एक बैंक की पासबुक। खत में लिखा था, पायल, मुझे पता है तुम मेरी असलियत जानकर हैरान और शायद शर्मिंदा हो, लेकिन मैं तुम्हें यह सब बताने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी। मैं चाहती थी कि तुम एक सामान्य जीवन जियो, इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी के सच को तुमसे छुपाए रखा। मैंने जो भी किया वो तुम्हारे लिए और इस देश के लिए किया। इस पासबुक में जो पैसे हैं वो सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए हैं। इन्हें अपनी पढ़ाई और सपनों को पूरा करने में इस्तेमाल करना। पासबुक खोली तो उसमें लाखों रुपए थे। यह वही पैसे थे जिन्हें मैं कभी नहीं छूना चाहती थी। आज ये मुझे माँ की कुर्बानी का सबसे बड़ा सबूत लग रहे थे। मैंने पासबुक को अपने सीने से लगा लिया। यह सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि माँ की मोहब्बत, त्याग और बलिदान था। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि मैं इन पैसों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए करूँगी और हर कदम पर माँ को गर्व महसूस कराऊँगी। एक नया रिश्ता, एक नई पहचान। मैंने माँ के कमरे को साफ किया, उनकी चीज़ों को एक एक करके तरीके से रखा। मैंने उनकी एक तस्वीर ली और अपनी मेज़ पर लगा दी। जब मैं रोज़ स्कूल जाती और पूरे मन से पढ़ाई करती, मोहल्ले के लोगों ने मुझे सम्मान देना शुरू कर दिया था। वे जानते थे कि माँ एक साधारण औरत नहीं थी। मैंने उसी मोहल्ले की एक और बेटी के लिए भी कुछ पैसे दिए जो पढ़ने में तेज़ थी और उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। मैं यह काम चुपचाप करना चाहती थी। एक शाम जब मैं वापस आ रही थी तो मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने मुझे रोका। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे तुम्हारी माँ पर बहुत गर्व है। हम सब ने उन्हें गलत समझा। मैंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं अंकल, अब आप उनका मान रख रहे हैं, यही काफ़ी है। शाम को घर आकर मैं फिर से माँ की समाध पर गई। मैंने वहाँ फूल रखे और धीरे से कहा, माँ, मैंने आपके सारे सपने पूरे करने का फैसला किया है। मैं एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनूंगी, ठीक आपकी तरह। मैं देश की सेवा करूंगी, लेकिन इस बार सच्चाई के साथ। मेरी ज़िंदगी अब सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आपके अधूरे सपनों की भी है। मेरे दिल में अब कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ गर्व था। माँ का वह टूटा हुआ रिश्ता अब एक अटूट बंधन बन चुका था। मैंने इस मिट्टी को माथे से लगाया और कहा, आपने अपने फर्ज को निभाया और मैं अब अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। मैं वापस घर लौट रही थी। हल्की बारिश शुरू हो गई थी। आसमान साफ हो चुका था और उसमें तारे चमक रहे थे। मुझे लगा जैसे मेरी माँ भी ऊपर से मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। मैंने भी आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया और आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।